अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेंक्रियाटाइटिस यानी कि लबलबा की सोजश। लबलबा हमारे जिस्म का अहम अज़ा है जिसकी लंबाई तकरीबन 5 इंच और वजन 200 ग्राम होता है। लबलबा या पेंक्रियास हमारे जिस्म में पेट के बाएं जानब ऊपरी साइड पे मैदे के नीचे पाया जाता है, जिसका अहम काम इंसुलिन पैदा करना है। इंसुलिन ही की वजह से चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट्स बेहतर तरीके से हजम होती है और जिस्म को तवानाई मैसर आती है। इसके अलावा पेंक्रियास ऐसे एंजाइम्स पैदा करता है जिसकी वजह से निज़ाम बेहतर तरीके से मुकम्मल होता है। इसकी सोजश 2 अक़साम की होती है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस और क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस। इसकी वजूहात में सबसे पहले किसी बीमारी का पेंक्रियास पर अफेक्ट कर जाना या किसी दवाई के साइड इफेक्ट के तौर पर पेंक्रियास में सोजश पैदा हो जाना, फिर चोट या दबाव आ जाना पेंक्रियास की जगह पर, वो एक्सीडेंट या लड़ाई झगड़े की सूरत में हो सकता है। स्मोकिंग का इस्तेमाल, अल्कोहल का बकसरत इस्तेमाल, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कोलेस्ट्रॉल का मुसलसल काफ़ी अरसा ज़्यादा रहना, ट्राइग्लिसराइड जो से ख़ास तौर पे उनका लेवल अगर ज़्यादा रहे तो पेंक्रियाटाइटिस होना मुमकिन है। इसके अलावा ज़्यादा जो वजह पाई जाती है वो कॉमन बाइल डक्ट का बंद हो जाना सोजश की वजह से या पित्ते की पथरी की वजह से। आमतौर पे पित्ते की पथरियाँ जब यहाँ से मूव करके यहाँ कॉमन बाइल डक्ट में आके अटक जाती हैं तो जो एंजाइम्स हैं पेंक्रियास के वो रिलीज नहीं हो सकते। इस नाली की सूरत में जो ड्यूडेनम में खारिज होते हैं वो बंद हो जाती है और उसकी वजह से दबाव पैदा होता है पेंक्रियास में और सोजश का अमल शुरू होता है। जो अलामात ज़ाहिर होती हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में, उसमें शदीद दर्द होता है और पेट के बाएं जानब ऊपरी साइड पे और पीछे की तरफ जाता है। कै और मतली की शिकायत होती है, भूख कम हो जाती है और मरीज को बुखार रहता है। ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का सही ट्रीटमेंट ना हो, सेल्फ मेडिकेशन हो या ये अलामात बार बार ज़ाहिर हो तो क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में ये तब्दील हो जाता है, जिसमें अलामात कै और मतली के अलावा स्टूल में म्यूकस आना शुरू हो जाता है यानी चर्बी आती है, शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है, मरीज का वज़न कम हो जाता है, शदीद कमज़ोरी और थकावट महसूस होती है और बाज़ औक़ात जरखान के अलामात भी ज़ाहिर होती हैं। तशख़ीस में सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिससे ना सिर्फ सोजश की सूरत हाल का इल्म होता है बल्कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं तो वो भी मालूम हो जाती हैं। मसलन अगर पेंक्रियास में फोड़ा बन गया हो, नेक्रोसिस हो गई हो या हेमरेज खून का आना शुरू हो गया हो तो उसका भी इल्म हो जाता है। होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो पेंक्रियाटाइटिस को ख़त्म कर सकती हैं और बेहतर ये है कि होम्योपैथिक इलाज से पेंक्रियाटाइटिस को ख़त्म किया जाए और उसकी वजूहात को ख़त्म किया जाए ताकि वो बार बार दोबारा ना हो और एक्यूट की सूरत में वो क्रॉनिक की हालत में तब्दील ना हो सके। मरीज़ की इनफरादी हालत को देखते हुए, मर्ज़ की शिद्दत को और रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ को परहेज़ बताया जाता है और ख़ास तौर पे हल्की फुल्की खुराक का ही कहा जाता है, जिसमें फ्रेश जूसेस हैं, सब्जियों के और दालों के सूप हैं, पानी का इस्तेमाल है और प्रोटीन चिकनाई का मुकम्मल परहेज़ है। इस तमाम बीमारी में वक्त बहुत कीमती होता है, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए और बाकायदा मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। आखिर में फिर अर्ज़ करूँगा, सेल्फ मेडिकेशन से ना सिर्फ टाइम ज़ाया होता है बल्कि कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। इससे बचें और प्रॉपर होम्योपैथिक इलाज करवाएं। डॉक्टर मिन्हास को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।